हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का शिक्षा मनोविज्ञान के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी के लिए रीड की क्लासेस जी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम रेगुलर क्लास यहाँ पर ले पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है यहाँ पर जो है शिक्षा मनोविज्ञान के एक से बढ़ के एक बेहतरीन प्रश्न है। लेवल थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगेगा, तो यहाँ पर लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं। तो यहाँ पर देखिएगा और लॉक करिएगा क्वेश्चन को कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? निगेटिव पूछा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले ए ऑप्शन है कि योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, योग्यता के अनुसार बच्चों को समूह में विभक्त करना। दूसरा है पाठचर्या को समायोजित करना, पाठचर्या जो भी पाठ्यपुस्तक हो उसको एडजस्ट करना। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, बच्चों को स्वयं अध्याय करने के लिए छोड़ देना। या फिर शिक्षण विधियों को समायोजित करना। देखिए, समायोजित करना वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसलिए और योग्यता के अनुसार समूह में विभक्त करना, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, ये भी आप पॉजिटिव इसको ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बात की जा रही है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, बच्चों को स्वयं अध्याय करने के लिए छोड़ देना, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक से यही आशा नहीं की जा सकती। क्लियर? तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव। क्लियर? सीटेट और रीट में इतना ही फ़र्क है कि सीटेट में आपके जो 15 नंबर आपको मिल जाते हैं बिना पढ़े भी, पेडागॉजी के थोड़ा सा दिमाग लगा के। लेकिन रीट में क्या होता है कि वहाँ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिना पढ़े आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डाट डाट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? क्या समझ पर, सृजन पर, विश्लेषण पर, या फिर स्मरण पर, याद करने पर? तो बात की जाए यहाँ पर सृजन की, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सृजन। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से कौन से स्वालीनता के लक्षण हैं? स्वालीनता का मतलब क्या होता है? जब बच्चों को क्या हो, संप्रेषण, बातचीत करने में दिक्कत आती हो, सामाजिक व्यवहार में दिक्कत हो, रूढ़िवादी व्यवहार में दिक्कत हो, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वालीनता के लक्षण का मतलब होता है ये सभी। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमजोर संप्रेषण, तो ये सारी चीज़ें स्वालीनता के अंतर्गत आ जाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। अभी थोड़ा सा प्रश्न आपको आसान मिल रहा होगा, जैसे जैसे आप जाएंगे प्रश्न का लेवल बढ़ेगा। तो प्रश्न नंबर 4 है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है, डेवलपमेंट, या फिर वृद्धि, ग्रोथ, संतुलन, या फिर परिपक्वता, क्या कहा जाता है? मैं बताइए। जिसको हम माप सकते हैं, ऐसा व्यक्तिगत है जिसमें हम माप सकते हैं, बच्चे को माप सकते हैं, तो क्या हम वृद्धि को माप सकते हैं या फिर विकास को माप सकते हैं? तो विकास तो भाई आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। माप किसको सकते हैं? वृद्धि को, ग्रोथ को हम माप सकते हैं कि बच्चे का कितना ग्रोथ हुआ, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो एक उसकी समय सीमा निश्चित होती है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन खूब घुमाता है भाई। प्रश्न नंबर 5 है किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? अगर किशोरावस्था में आप चाहते हैं, आप एक माता पिता और शिक्षक चाहते हैं मिलकर कि बच्चे के लिए उचित विकास बच्चे को मिले, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं शिक्षक और माता पिता? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, भाई ये भी ठीक है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, कि बच्चों को परामर्श देना कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें कठिन है, क्योंकि किशोरावस्था क्या है भाई?
तनाव तूफान की अवस्था है तो बच्चे इसी में बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। तो एक माता पिता और शिक्षक को परामर्श देना चाहिए बच्चों को कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं भाई। उचित वातावरण प्रदान करना और लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना भाई, ये भी ठीक है, इसलिए उपयोग सभी यहाँ पर हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर, डी ऑप्शन। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6, सृजनात्मकता से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है। डाट डाट मतलब सृजनात्मकता से क्या संबंधित है? अभिसारी चिंतन संबंधित है, अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन या फिर गहन चिंतन। तो जिसके एक ही प्रॉब्लम हो और बहुत सारे सॉल्यूशन हो उसको क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर, एक सृजनशील बच्चा एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकाल सकता है तरह तरह के, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? एक तरफ क्वेश्चन पॉजिटिव, दूसरा तरफ क्वेश्चन निगेटिव कि एक शिक्षक है जो कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, ठीक है, और निम्नलिखित में से कि शिक्षक को क्या नहीं लागू करना चाहिए बताइए। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित करना चाहिए। ठीक है भाई, करना चाहिए। बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य करना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार तथा उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करना चाहिए। तो पुरस्कार दंड ये क्या है भाई? ये आपका निगेटिव है और यही शिक्षक को नहीं लागू करना चाहिए। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। जो लोग रीट की, बार बार सीटेट ही आता है, जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं, तो बने रहिए, आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही क्लास से। डेली क्लास आपकी होती है रीट की। सीटेट क्या है कि बार बार 6-6 महीने में आता रहता है, इसलिए वो ज़्यादा दिमाग में रहता है ना। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, डॉट डॉट बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। अपने और दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को क्या दर्शाता है भाई? केंद्रस्थ सेंट्रिजिन या फिर आत्म केंद्रस्थ ईगो सेंट्रिसिज्म, जड़ात्मकवाद है, एनिमीज में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जब बात की जाए कि बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रिए में जब बच्चा फ़र्क करने लगता है तो उसको कहते हैं आत्म केंद्रित ईगो। ठीक है, ईगो सेंट्रिसिज्म। क्लियर, केंद्रस्थ नहीं होगा, आत्म केंद्रित होगा ना, क्योंकि अपने और दूसरों के नज़रिए में बच्चा फ़र्क कर रहा है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल होता है, क्या है? क्या होता है समय काल भाई? मूर्त की बात की जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या होता है? 7 से 11 वर्ष, है ना। 7 से 11 कहाँ पर आपको मिल रहा है? जन्म से 2 वर्ष यानी कि संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अमूर्त की बात की जाए तो 11 से 14 या फिर 11 से ऊपर। जब बात की है मूर्त की तो मूर्त हो जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? वाइगोस्की की बात की जा रही है। वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सामाजिक उपकरण, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण जो होते हैं वो वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित होते हैं। और बात की जा रही है जब वाइगोस्की के सिद्धांत की, तो आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वाइगोस्की जहाँ होंगे वहाँ आपको सामाजिक सिद्धांत मिलेगा देखने को। प्रश्न नंबर 11, शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 की बात की जा रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? शिक्षक के क्या
कार्य नहीं माने गए हैं। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, क्या ये पॉजिटिव है? नहीं माने गए मतलब निगेटिव पूछा गया है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए। बिल्कुल, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक भाई। तो ये सारी चीज़ें क्या है? पॉजिटिव है। हर बालक के अधिगम क्षमता के अनुसार बच्चे को गृह कार्य देना चाहिए, उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाना चाहिए। भाई बच्चों में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो बच्चों के अनुसार ही बच्चों को आप पढ़ाएंगे। और एक निश्चित समय का पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, ये भी ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है भाई? शिक्षक के कार्य होते हैं, लेकिन पूछा गया है क्या कार्य शिक्षक के नहीं होते हैं। विद्यालय के नियमितता बनाए रखना और समय का पाबंद होना चाहिए। स्कूल है आपका 9 बजे से, अगर क्लास टीचर आप आ रहा है 10 बजे तो गलत बात है। स्कूल के जो नियम होते हैं और उसका समय का जो पाबंद होता है भाई, पाबंदी शिक्षक होना चाहिए। लेकिन शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये जो है शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, इसलिए यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 12 को देखिएगा। सिगमंड फ्रायड की बात की जा रही है। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियमों तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? बात करिएगा तो तीव्र इच्छा की बात करिएगा। और तीव्र इच्छा किसमें होती है? तो ये होती है आपकी ईदम में। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ठीक, इड, ईगो, सुपर ईगो, क्या क्या इसमें होता है। प्रश्न नंबर 13 की करिएगा। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? बात कैसी की जा रही है? एक बच्चा है जो किसी चीज को हासिल करता है जिसे वो बाद में अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य, लाभ में बदल सकता है, तो ऐसा भाई चीज़ क्या कहलाएगा? सांकेतिक अर्थव्यवस्था कहलाएगा, या गठन करना कहलाएगा, विलोपन करना कहलाएगा, अप्रकरण संवेदीकरण कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पर। ऐसा बच्चा, अब इसको समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा बच्चा जो अवांछित व्यवहार कर रहा है, और आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में जो अवांछित व्यवहार है उसको आप परिवर्तन लाना चाहते हो, बच्चे के अवांछित व्यवहार में आप परिवर्तन लाना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चे को क्या करोगे भाई? उसके लिए बच्चे को टोकन, क्या दोगे? टोकन दोगे, है ना, टोकन। तो वो होगा आपका सांकेतिक अर्थव्यवस्था। कैसे आप इसको समझोगे कि अगर कोई बच्चा गलती करता है, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो आप उसको धनात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन देते हो ना। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो आप उसको क्या बोलते हो कि ये गलती दोबारा नहीं करिएगा, हम आपको ये चीज़ देंगे। तो धनात्मक कहीं ना कहीं से ये आपके पूर्वजों से चली आ रही है, ये धनात्मक पुनर्बलन है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसको आप टोकन बोलते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सांकेतिक अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं, जो कि संकेतों के द्वारा आप इसको देते हो। क्लियर? इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, टोकन इकोनॉमी। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं, जो बच्चे यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। वो बच्चा गलतियाँ भी करता है और गलतियों को स्वीकार करना भी चाहता है शिक्षक से, और उसको डर लगा रहा कहीं कहीं शिक्षक हमको दंडित ना करें। तो निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो बताइएगा किसके सापेक्ष में? तो पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, या फिर वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या फिर ऊपरी लिखी कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा कि पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति के अंतर्गत इसको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15।
5 वर्ष के बच्चों में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। उचित व्यवहार मतलब नहीं करता, अनुचित व्यवहार वो बारंबार करता है। दूसरों से वो बात करने में, संप्रेषण करने में कमी है, बात नहीं कर पा रहा है और लगातार वो क्या कर रहा है, अनुचित व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक हैं बताइएगा? किस चीज़ का प्रतीक है? कि श्रवण, उसको सुनना नहीं आता, या फिर शैक्षिक पिछड़ापन है, स्वलीनता है, अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है उसके अंदर? जो संप्रेषण करने में उसको कमी हो रही है, असामान्य व्यवहार बारंबार कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्वलीनता है, जिसको बोलते हैं आत्मविमोह। ठीक है, अभी आपने आगे पढ़ा जिसको बोलते हैं आत्मविमोह। क्लियर? जिसमें संप्रेषण में भी दिक्कत हो, बच्चा संप्रेषण नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे से। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। आपको लग रहा होगा कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा कठिन, लेकिन रीट में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक आपके सीटेड टाइप के ही होंगे, सारे टॉपिक, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 16, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है बताइए? एक किशोरावस्था की ऐसी आदत है जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। जो बालिकाएं देख रही होंगी उनको पता होगा क्या कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर डेलीरियम डेमेंस, स्वालीनता, डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं इसको? आपने कभी सुना है कि हम डाइट पे हैं? क्या कहते हैं? हम डाइट पे, लड़कियां बोलती ना डाइट पे हैं। तो जो डाइट है कि जिससे हम मोटे ना हो, और ये सारी चीज़ कब होती है? किशोरावस्था में, कि नहीं ऐसे बने रहें, मोटे ना हो। तो जो डाइट आप बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई हैं, इसलिए समझ नहीं आता थोड़ा सा। अभी हिंदी में होता तो समझ आ जाता, और रीट ऐसे ही प्रश्नों को भरमाता है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत आप सभी को पता है कि जीन पियाजे द्वारा किया गया है ना। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया भाई? एरिक एरिक्सन। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। क्या? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर, या फिर हल तथा टॉलमैन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर 19 देखेगा। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? बात किसकी की जाए? जब विकलांगता की बात की जाए, है ना। ऐसी संस्था जो विकलांग बच्चों की देखभाल करती हो, ऐसी संस्था को क्या कहा जाता है भाई? विकलांग बच्चे में आपके विशेष बच्चे भी आ जाते हैं। तो ऐसी संस्था जो विशेष बच्चे या फिर विकलांग बच्चों की पूरी देखभाल करती है, उनके प्रशिक्षण का, ऐसी संस्था को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। क्या? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT करता है, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद जिसको बोलते हैं RCI। ठीक है, ये करता है। कौन करता है भाई? तो दिव्यांग बच्चों की, विशेष बच्चों की जो शिक्षण प्रशिक्षण की देखभाल करता है वो RCI करता है, भारतीय पुनर्वास परिषद। ज़्यादातर यहाँ बच्चे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन लॉक होगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 20, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तर्क करते हैं, ठीक है, तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे के इसे अंतर्ज्ञान कहा जाता है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का अर्थ है? तो पियाजे ने भैया 4 चरण बताए हैं। कौन कौन से? संवेदीगामक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर, जिसको बोलते हैं औपचारिक अवस्था भी। ठीक है। तो यहाँ पर जब बात की जाए तो आपको कहीं दिख रहा है क्या? आपको पूर्व तो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद संवेदी तो कहीं नहीं दिख रहा है, कुल यहाँ संचालन दिख रहा है ना। तो जो संवेदी गामक अवस्था होता है, जो गामक अवस्था होता है, इसको वहाँ पर संचालन के नाम से जाना गया है। तो इसलिए यहाँ पर जब बात की जाए कि बच्चा तर्क करने लगता है, तो तर्क किस अवस्था में करने लगता है बताइएगा? साकार को यहाँ संवेदी, इसका मतलब संवेदी समझ लीजिएगा। ठीक है। पूर्व मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। औपचारिक मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चा कब तर्क करने लगता है बताइएगा? 7 से 11 वर्ष में बच्चा तर्क करने लगता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर मूर्त होता तो वो भी लॉक हो जाता, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 21, ज़्यादातर बच्चे होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। 3 महीने में बोल देते हैं क्या? 6 महीने में बोल लेते हैं, 35 से 40 महीने में बोल लेते हैं, फिर 10 से 13 महीने में। हाँ, जब बात की जाए प्रथम सार्थक शब्द तो 10 से 13 महीने में वो बोल लेते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न कठिन लगता है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है ना, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। आप लोग एक आध दो बार अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे, एक आध दो बार, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एक दो बार आप इसको पढ़ोगे, देखोगे तो समझ आ जाएगी चीज़ें। और बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता कौन है बताइए? जनक कौन है? वाइगोस्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने या फिर गार्डनर? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? जब सामाजिक रचनावाद की बात की जाए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की जाए, सामाजिक उपकरण की बात की जाए, तो क्या लॉक होगा आपका? ए ऑप्शन, वाइगोस्की। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? यहाँ पर सहायक सामग्री है होनी चाहिए ना, है होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री है यहाँ पर होनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा भाई? बड़े प्रिंट की किताबें, जिसको बोलते हैं, जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसको कैसे बिंदु दिखाएंगे? तो उभरे हुए बिंदु दिखाएंगे, है ना, उभरे बिंदु, जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं, ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाएंगे। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। विशाल कंप्यूटरीय किताबें, तो बच्चा जब देख ही नहीं सकता तो इस सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े प्रिंट की किताबें यानी कि उभरे हुए बिंदु दिखाकर उनको हम चीज़ें पढ़ाएंगे, ऐसे बिंदु उभरे हुए होंगे। ठीक है। और 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित है ब्रेल लिपि। प्रश्न नंबर 25, श्रवण में विकृत की माप की जाती है। बच्चा सुनने में अगर अक्षम है तो उसकी विकृत माप, जो उसकी सुनने की क्षमता का माप किससे की जाता है? तो हर्ज में, डेसिमल में, वाट में, पौंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल। ठीक है, डेसिबल में, डेसिबल होना चाहिए, बिल नहीं है, डेसिबल में। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है जिसमें कम ताकत लगती हो? अगर आप चढ़ते हो, कहीं पहाड़ चढ़ते हो ना, तो उसमें सांस भी फूल जाएगी, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी और ताकत ज़्यादा लगी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कूदते हो तब भी आपकी जो मसल्स हैं, वॉन्स है, उसमें समय ताकत लगेगी। दौड़ते हो तब भी भाई हाफ जाओगे, लेकिन लिखने में ज़्यादा ताकत नहीं लगती। सूक्ष्म की बात की गई है तो कम ताकत लगती है, इसलिए यहाँ पर लिखना हो जाएगा, ए, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, स्कीमा का मतलब है, आपने स्कीमा को खूब पढ़ा होगा। स्कीमा का मतलब क्या होता है? खंडन क्रियाविधि होता है, अधिगम विधि होता है, या फिर लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, यही होता है आपका स्कीमा। लंबे समय के लिए याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, यही होता है स्कीमा। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? सूचना प्राप्त करने,
प्राक्मण करने और तर्क देकर प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत किसे माना गया है बताइएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जीन पियाजे, जेपी गिलफोर्ड, जीरोम ब्रूनर। तो ये सब हो जाएंगे भाई गलत। यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन की रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। क्लियर? इसको पढ़ लीजिएगा, सिद्धांत भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जल्द लेकर आएंगे। प्रश्न नंबर 29 को देखिएगा। निम्न में से दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। जिसमें भाई शिक्षणीय वर्गों की बात की गई है। शिक्षणीय वर्ग को चुनें 70 से 90 साल, 30 से 50, 50 से 70, 50 के नीचे। तो 50 से नीचे तो भाई शिक्षणीय वर्ग में सभी आते हैं, लेकिन बात की गई शिक्षणीय वर्ग को चुने। तो हम 90 तक इसको मान लेते हैं कि अगर कोई 90 साल का भी है तो तब भी वो शिक्षण जो है पढ़ लिख सकता है। कुछ भी पढ़े हो, लेकिन शिक्षणीय वर्ग में आपके 70 से 90 वर्ष के लोग भी आते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? जो माता पिता से आपके बच्चों में हो। आनुवंशिकता क्रोमोसोम या फिर निषेचित अंडा, युग्मज, जीन। तो जीन कहते हैं जिसको बोलते हैं डीएनए टेस्ट। ठीक है, डीएनए इसको बोलते हैं जीन को, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। तो साथियों ये थे आज के 30 प्रश्न। 30 में आपने कितना स्कोर किया? लेवल थोड़ा सा कठिन है। अगर आपने 30 में 18 प्रश्नों को भी लॉक कर दिया सही सही, तो इसका मतलब आपकी तैयारी, आपको कहा जा सकता है सकारात्मक धनात्मक पुनर्वनन। थोड़ा सा और तैयारी करिएगा, आप रीट में पहली बार पेपर को क्रैक करेंगे। तो साथियों आप लोग क्लास को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने दोस्तों में जो है शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना टैकिज एक्सपर्ट क्लासेज, और आपकी क्लासेस डेली चलने वाली हैं। थोड़ा सा संख्या बढ़ जाए।